नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनतंत्र में नेताओं को सर माथे पर बिठाकर जनता ही बिगाड़ती है और जब उसे लगता है कि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है तो जमीन पर पटक कर सुधारती भी है। यही हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया है। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल नशा करते थे, ये तो कहीं सामने आया नहीं, किसी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। नशा कई तरह का होता है। नशे से मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। मुझे पता नहीं अरविंद केजरीवाल शराब पीते हैं कि नहीं, घोटाला भले किया हो लेकिन पीते हैं कि नहीं इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। और वो कम से कम अगर पीते भी हों तो एडिक्ट तो नहीं है, ये तो बात कही जा सकती है बड़े विश्वास के साथ। फिर सवाल है कि नशा किस बात का है। अरविंद केजरीवाल को 3 चीज़ों का नशा था, एक एक करके बताता हूँ। पहला, सत्ता का नशा। उनको लगा आंदोलन के दौरान जब जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उन्हें लगा कि अब ये मौका है सत्ता में आने का और यही जरिया हो सकता है सत्ता में आने का। तो पहले तो इस बात को भूले कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे। झूठ बोला और तुरंत उससे पलट गए, पार्टी बना ली और पार्टी बनाने में देर नहीं किया और धोखा देकर पार्टी बनाई। अन्ना हजारे को धोखे में रखकर राजनीतिक दल बनाया। और सत्ता का नशा जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए कि क्या क्या वादे किए थे 2013 के चुनाव के पहले कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, न समर्थन दूंगा न लूंगा। 2013 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आते ही सबसे पहले कांग्रेस से हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि तभी सत्ता मिल सकती थी। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से, जिस कांग्रेस के विरोध में पूरी लड़ाई लड़कर वो राजनीति में आए थे। तो सत्ता का नशा ऐसा था कि किसी भी कीमत पर मिले, कैसे भी मिले, मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस से हाथ मिलाने में उनको ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। और उसके बाद सत्ता जब आ गई 2015 में ख़ास तौर से, तब उनको लगने लगा, उसी समय से लगने लगा था कि वो दिल्ली के मालिक हैं। तो उनको लगा कि अब ये सत्ता उनकी, जो ज़्यादातर सत्ताधीशों के साथ होता है, उनको लगता है कि सत्ता स्थायी है। अब लोगों को एक बार बेवकूफ़ हमने बना लिया है तो बार बार बनाते रहेंगे और लोग बनते रहेंगे, ये उनका विश्वास होता है, वो ये मानकर चलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वैसे अगर आप देखिए तो कुछ छिपाया नहीं, शुरुआत से ही बता दिया कि मैं सिर्फ सत्ता के लिए आया हूँ। अगर वो सिर्फ सत्ता के लिए ना आए होते तो 2013 में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री नहीं बनते और पंजाब में सत्ता पाने के लिए खालिस्तानी तत्वों से भी नज़दीकी बढ़ा ली। उनका आज तक खालिस्तानी तत्वों के बारे में, खालिस्तान के विरोध में आज तक आपको अरविंद केजरीवाल का एक भी बयान नहीं मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति सत्ता के लिए किस हद तक जा सकता है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोलने की जिसमें हिम्मत ना हो, समझ लीजिए वो खुद देश विरोधी है। इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता चाहिए, हर कीमत पर, हर हालत में सत्ता चाहिए। और फिर गलतफहमी जो होने लगी उनको कि अब हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। दिल्ली में ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ज़ीरो हो गई। भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से, इतने दशकों से संघर्ष कर रही थी और सफल नहीं हो रही थी। और फिर उनको लगा कि 2015 में तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में अपने पीक पर थी, तब भी बीजेपी हमें नहीं हरा पाई। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो दावा करने लगे कि 2 जन्म लेने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को मुझे सत्ता से हटाने के लिए, हराने के लिए। तो इस तरह का जब बड़बोलापन आ जाता है तो आदमी जो है वो एक तरह की रतौंध का शिकार हो जाता है जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो अरविंद केजरीवाल सावन के अंधे की तरह हो गए, जिसको सब हरा ही हरा नज़र आ रहा था। उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं लगता तो ये शराब घोटाला नहीं होता। तो पहला नशा तो सत्ता का था, सत्ता मिल गई। दूसरा नशा भ्रष्टाचार का। अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन करके आए,
बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई और उनका ऐतराज़, उनका विरोध कांग्रेस के भ्रष्टाचार से था। ये हमारी आपकी गलती है कि हमने समझ लिया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। उनको अपने भ्रष्टाचार के नए मानक स्थापित करने थे। उनको कांग्रेस को और दूसरे दलों को बताना था कि देखो भ्रष्टाचार ऐसे किया जाता है, ऐसे चोरी की जाती है जिसमें पकड़े न जाओ, ऐसे चोरी की जाती है जिसके बाद आपकी लोकप्रियता और बढ़ जाए। ये वो सबक सिखा रहे थे, राजनीतिक सबक, देश के लोगों को, अलग अलग पार्टियों, नेताओं को। उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ सत्ता में आने के बाद लालू प्रसाद यादव से या शरद पवार से या दूसरे इस तरह के नेताओं जिनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनसे हाथ मिलाने में। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने गठबंधन भी कर लिया कांग्रेस से। तो उनको भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से कोई परहेज नहीं था। ये हमारी आपकी गलती थी, गलतफहमी थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो शराब घोटाला उसी का नतीजा था कि भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालो, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मोहल्ला क्लिनिक जो है उसका दूसरा तरीका था। स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना उसका तीसरा तरीका था। उसके अलावा सरकार के जितने काम हो रहे थे, अब आप देखिए कि 2018 से उनके विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ जो एसीबी की जांच भ्रष्टाचार के आरोपों की होनी थी, उसकी एनओसी एसीबी को नहीं दी, एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं दी, अब मिली है। और आपको याद दिला दें 2012 का अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट, 17 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अगर सीएजी न होता तो कांग्रेस देश को भी बेच देती। तो वही सीएजी की रिपोर्ट दिखाकर बताकर लोगों को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का दर्शन कराते थे, उसका प्रचार करते थे। तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाने से ही उनको ईमानदार मान लिया जाता था, और वही हुआ। लेकिन सत्ता में आते ही उसी सीएजी की रिपोर्ट को जब तक सत्ता में रहे कभी सदन में आने नहीं दिया, सार्वजनिक होने नहीं दिया। लगातार सीएजी की रिपोर्ट, तमाम मांग के बावजूद, दबाव के बावजूद, हर तरह की कोशिश के बावजूद विपक्ष की, कभी उन्होंने सदन में रखा नहीं सीएजी की रिपोर्ट। अब उनके नेता बहुत सारे कह रहे हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट में तो बीजेपी के खिलाफ है सब। अरे भाई, बीजेपी के खिलाफ था, फिर आपको रखने में क्या दिक्कत थी? उस रिपोर्ट को सदन में रखकर बीजेपी को घेरते, कटघरे में खड़ा करते। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको मालूम था कि चोरी कौन कर रहा है, और उसकी जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे तो पकड़ा कौन जाएगा। हालत आप देखिए सत्ता के नशे और भ्रष्टाचार के नशे का, कि शीश महल के मामले में सीएजी को जो दस्तावेज एक तो पूरे दिए नहीं गए, जो दिए गए उसमें दिल्ली के अधिकारियों की नोटिंग्स है कि मिसेस सीएम के कहने पर यह बदलाव किया गया या ये खरीदा गया, इसको नहीं खरीदा गया, सस्ते को छोड़कर महंगा खरीदा गया। ये फाइलों में दर्ज है। अरविंद केजरीवाल को समय लगा कि और कौन आने वाला, हम ही रहने वाले हैं, सदा के लिए रहने वाले हैं। तो अपने को हीरा समझने लगे थे जो सदा के लिए होता है। तो उनको लगा कि हम तो सत्ता से जाने वाले नहीं, तो भ्रष्टाचार हम कितना भी करें, लोग तो हमको कट्टर ईमानदार मानते हैं, तो कट्टर ईमानदार पर भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा सकता है। वो भूल गए कि 1984 में जब राजीव गांधी आए थे, हालांकि वो कभी दावा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी छवि यही थी, मिस्टर क्लीन की छवि थी। सिर्फ 2-2.5 साल लगे उस छवि को ध्वस्त होने में, जब बोफोर्स का कांड सामने आया, और वो भी सीएजी की रिपोर्ट से आया था। तो राजीव गांधी 414 लोकसभा सीटों वाली पार्टी के नेता हवा में उड़ गए 2-2.5 साल बीतते बीतते। लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाटक या फ्रॉड, जो भी आप कहना चाहें, वो थोड़ा लंबा चला, क्योंकि उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम किया। उनकी अपनी पार्टी में जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, उनको एक एक करके चुन चुन के बाहर किया। और ये वही लोग थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाया, नेता बनाया अपना। उनको हटाने में, उनको निकालने में कोई संकोच नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल को।
तो भ्रष्टाचार के मामले में एक बात अब समझ में आ रही है, उस समय तक समझ में नहीं आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कभी थे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार या कहें अपने विरोधियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। अपने भ्रष्टाचार को तो भ्रष्टाचार मानते ही नहीं थे, सदाचार मानकर चल रहे थे, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार थे। और ये सर्टिफिकेट जनता ने नहीं दिया, उन्होंने खुद ले लिया था। और जब जनता से ये सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो जनता ने साफ मना कर दिया। जब कहा कि हमारे गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को 7 सीटें जिता दीजिए दिल्ली में, तो मुझे फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा। जनता ने एक भी नहीं जिताई, उनका मन रखने के लिए भी नहीं जिताई। तो जनता का संदेश तो साफ था, तो जनता को समझ में आने लगा था। ये जब शराब घोटाला हुआ, सीए का आंदोलन हुआ और जब दिल्ली का दंगा हुआ, तो दिल्ली के लोगों को समझ में आने लगा। हालांकि ये बात सही है कि अभी सब लोगों को समझ में नहीं आया है। ये जो अभी वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का आया है, उससे आप समझ लीजिए कि सब लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, वरना इतना वोट भी ना मिलता आम आदमी पार्टी को। और तीसरा नशा अरविंद केजरीवाल को है वीआईपी कल्चर का, वीआईपी सुविधा का भोग करने का। अब वो आम आदमी है ही नहीं, कभी थे भी नहीं। उस समय भी अपने को, जो सही बात भी है, आईआईटीएन बताते थे और थे भी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी बताते थे भी। तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पहले से था, बस कमी थी सत्ता की, वीआईपी कल्चर की, भ्रष्टाचार की। इन तीनों को उन्होंने पूरा किया सत्ता में आने के बाद, खासतौर से 2015 में, जब प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सत्ता में आए। तो अब वीआईपी कल्चर के लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी पद पर हो। मुख्यमंत्री का पद पहले चला गया था। अब आप देखिए, कोई बेशर्म आदमी ही जेल जाने के बाद, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद, सीना तान के बोल सकता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अगर थोड़ी भी शर्म होती, आंख में कुछ भी पानी बचा होता, तो उसका सर शर्म से झुक जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल दूसरी मिट्टी के बने हैं, उन पर इन बातों का असर नहीं होता, चिकना घड़ा है। कोई भी आलोचना कीजिए, कोई भी चोरी पकड़िए, कोई भी भ्रष्टाचार पकड़िए, कोई भी आरोप लगे, अदालत कुछ भी टिप्पणी करे, उस सब का उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री नहीं रहे और चुनाव का नतीजा ऐसा आया कि विधायक भी नहीं रहे। अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाए अरविंद केजरीवाल, जिनको 2015 में 70 में से 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी थी। उनको अपनी विधानसभा के प्रतिनिधित्व के लायक भी नहीं समझा। तब उनको उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी कुछ समय के लिए, लीडर अपोजिशन तो रहेंगे ही। तो लीडर अपोजिशन भी नहीं रह गए, विधायक ही नहीं है तो लीडर अपोजिशन कैसे होते। तो अब वीआईपी कल्चर चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को तो कोई सरकारी बंगला मिलता नहीं, तो सरकारी बंगला चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, दूसरे वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, तो उसके लिए कोई पद चाहिए। तो पहले बड़ी चर्चा हुई कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको सद्बुद्धि आई, समझ में आ गया कि ऐसा करना सीधे सीधे आत्महत्या करने जैसा होगा, पूरी पार्टी को खत्म करने जैसा होगा, तो रुक गए। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? विधानसभा में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रह गया, तो राज्यसभा में पहुंचने का। लोकसभा का चुनाव, कोई उपचुनाव हो नहीं रहा है, तो राज्यसभा में पहुंचने का। राज्यसभा में पहुंचने के लिए दिल्ली से तो पहुंच नहीं सकते, तो जो दिल्ली से उनके राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके इस्तीफे से बात बनने वाली नहीं। पंजाब से हो सकता है, पंजाब में इतना बड़ा बहुमत है, वहाँ अगर आम आदमी पार्टी का कोई राज्यसभा सदस्य इस्तीफा देता है, तो बाई इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं। उनके जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनको लड़ाया जा रहा है लुधियाना वेस्ट का जो विधानसभा का उपचुनाव है, उसका टिकट दे दिया गया है, उनको लड़ाया जा रहा है ताकि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे दें। लेकिन अभी भी इसमें एक कैच है कि अगर वो सीट वो जीतते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये गलती करेंगे कि चुनाव का पर्चा भरते ही जो है राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा तभी देंगे जब ये उपचुनाव जीत जाएंगे।
तो अगर वो उपचुनाव जीत जाते हैं तो एक राज्यसभा की सीट खाली होगी, अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए अगर नहीं जीतते हैं तो ये दांव भी जो है खाली चला जाएगा अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल डेस्परेट हैं कि मैं वीआईपी नहीं रहा, ये बात उनको पच ही नहीं रही है, उनको मंजूर ही नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि मैं जो दिल्ली का मालिक, वो वीआईपी कल्चर से महरूम कैसे हो सकता है। तो उसके लिए राज्यसभा ही एकमात्र रास्ता बचता है, और राज्यसभा में जाने से मंच भी मिलता है बोलने का। अभी तक तो 10 साल से ये कर रहे थे कि जब उनको भाषण देना होता था, पूरी दिल्ली और देश को सुनाना होता था, तो वो विधानसभा का सत्र बुला लेते थे और लंबे लंबे भाषण देते थे, और भाषण में सिर्फ अपनी प्रशंसा और मोदी और अपने विरोधियों की आलोचना, निंदा, गाली, इसके अलावा उनके भाषणों में कुछ नहीं होता था। वो अपने विधानसभा के भाषण में कभी नहीं बताते थे दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो उनकी क्या करने की योजना है। इसलिए दिल्ली में इतनी बदहाली है, चाहे प्रदूषण का मामला हो, सड़कों का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, पानी सप्लाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर मुद्दे पर, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है। तो लोगों की नींद खुली कि भाई ये आदमी जो है, जो बोलता है उसका ठीक उल्टा करता है, और जो बोलता है वो समझ लीजिए कि करना नहीं चाहता, करेगा नहीं। तो इसके लोगों को प्रमाण मिलने लगे। शुरुआत 2013 से ही हो गई थी। फिर मैं अरविंद केजरीवाल की तारीफ करूंगा कि उन्होंने छिपाया कुछ नहीं, समय समय पर बताते रहे कि मेरा चरित्र क्या है। मैं भ्रष्टाचार करने की नीयत से ही आया हूं, मैं सत्ता का सुख भोगने के लिए ही आया हूं, मैं वीआईपी कल्चर की सुविधा भोगने के लिए ही आया हूं। तो जनता ने कहा कि इनको जो है इस नशे से बाहर निकालना ज़रूरी है, तो नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया गया है। लेकिन आपने देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी छिपे जो है वो नशा कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर लेते हैं, वो जुटा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही लोगों में है। ये राज्यसभा में जाने की कोशिश ऐसी ही कोशिश है कि नशे से पूरी तरह मुक्त ना होने पाएं, नशे को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि राज्यसभा में जाना ज़रूरी है। तो आप इंतज़ार कीजिए लुधियाना वेस्ट की जो है विधानसभा की जो सीट है जिसके लिए उपचुनाव हो रहा है, उसके नतीजे का, तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को वीआईपी सुविधा फिर से मिल पाएगी कि नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।